शादी के लिए कन्वर्शन। और वो जो शादी के लिए कन्वर्शन का जो फिनोमेनन है वो तो जिस दिन से कुरान मजीद अस्तित्व में आई है उस दिन से ही है, क्योंकि जो उसकी दूसरी सूरत है, सूरत अल बकरा, उसकी 221वीं आयत है, वो जो साफ कहती है कि जो मोमिन है या जो मोमिना है वो किसी गैर मोमिन या गैर मोमिना से शादी नहीं कर सकते। और इसके लिए फिर जो लड़का है उसको जू और क्रिश्चियन अहले किताब से तो शादी करने की छूट दी हुई है। हज़रत ओवैसी जो हैं वो बताते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से सुन्नी मुसलमानों के लिए जो ग्रंथ यहाँ पर लागू है वो है फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी का दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि हिंदुओं में बिल्कुल उसकी जानकारी का अभाव था, क्योंकि हिंदी में कभी उसका अनुवाद हुआ नहीं। अब हमने उसका अनुवाद कराना आरंभ कर दिया है। जो उसका तीसरा वॉल्यूम है वो पूरा ट्रांसलेट करके डाला जा चुका है दी जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पर। जो फिल्म आप देखते हैं तो उसमें वो जो रमीज़ लड़का बना है उसका असली नाम रहमान बताया जाता है। तो वो कहते हैं कि वो रहमान जो है उसने कन्वर्ट किया था, जो अमीशा नाम की लड़की है, निमिशा, जिसका फिल्म में नाम जो है वो शालिनी है। वो निमिशा नाम की लड़की के ऊपर ये पूरी कहानी है। तो उसको कन्वर्ट करके उसको शादी की, फिर बाद में उसको डिवोर्स कर दिया। उसने उसको ट्रैप करने में तो उसी का हाथ था, कन्वर्ट करने में, लेकिन बाद में फिर वो कहते हैं कि उसको डिवोर्स किया और फिर उसके बाद फैक्ट्स अनक्लियर है कि फिर वो किसी दूसरे से शादी करके आईसिस में उधर चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, संजय दीक्षित जी, जिनको आप जयपुर डायलॉग पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और आज हमारे शो पर भी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार संजय जी। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक फिल्म जो कि रिलीज हुई, द केरला स्टोरी, उसको लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। और जिस मुद्दे पर ये मूवी आधारित है, आज मैं उसके अराउंड आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जो हम सब जानते हैं कि जो केरल में लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, उसके बारे में अक्सर टीवी डिबेट्स में और मीडिया में इस तरह की चर्चा होती रहती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लव जिहाद है वो ऑर्गेनाइज्ड इस इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कब से होने लगा, कब से हो रहा है, जिसके तहत जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं उनको कन्वर्ट करके आईएसआई में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा जाता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो बेसिक चीज़ है कि शादी के लिए कन्वर्शन, और वो जो शादी के लिए कन्वर्शन का जो फिनोमेनन है वो तो जिस दिन से कुरान मजीद अस्तित्व में आई है उस दिन से ही है, क्योंकि जो उसकी दूसरी सूरत है, सूरत अल बकरा, उसकी 221वीं आयत है, वो जो साफ कहती है कि जो मोमिन है या जो मोमिना है वो किसी गैर मोमिन या गैर मोमिना से शादी नहीं कर सकते। और इसके लिए फिर जो लड़का है उसको जू और क्रिश्चियन अहले किताब से तो शादी करने की छूट दी हुई है, लेकिन जो मुशरिकीन हैं यानी जो मूर्ति पूजक हैं उनके साथ तो कतई नहीं कर सकते बिना कन्वर्ट किए। तो ये तो जो बेसिक फंडामेंटल है उसमें ये बिल्ट इन है। ये जिसको हम कहें कि जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ये डिक्टेट करता है कि जिस किसी को यदि मान लीजिए किसी और से शादी करनी है गैर मुसलमान से, उसको उसे कन्वर्ट करना है। ये तो हुआ एक फंडामेंटल पॉइंट।
और जो दूसरा फंडामेंटल पॉइंट है वो ये है कि साहब के जिहाद का इस्लाम में बहुत ऊंचा मुकाम है, ये भी आप भी जानती हैं, बहुत ऊंचा मुकाम है। और ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि भाई जो जिहादी है, जो जिहाद करने वाला, जो मुजाहिद है, उसका सबसे ऊंचा मुकाम है और वो सबसे पहले उसका जन्नत में मुकाम उसका रिजर्व्ड है, उसकी सीट गारंटेड है वहाँ पे। तो जो मुजाहिद है, जो गाजी है, जो शहीद है, ये सब के सब जो है वो प्रिविलेज्ड लोग हैं। और उसमें से ये भी है कि जिहाद क्या है वो अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है, लेकिन जैसा हज़रत ओवैसी जो है वो बताते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से सुन्नी मुसलमानों के लिए जो ग्रंथ यहाँ पर लागू है वो है फतावा आलमगीरी। फतावा आलमगीरी का दुर्भाग्य से मैं कहूँगा कि हिंदुओं में बिल्कुल उसकी जानकारी का अभाव था, क्योंकि हिंदी में कभी उसका अनुवाद हुआ नहीं। अब हमने उसका अनुवाद कराना आरंभ कर दिया है। जो उसका तीसरा वॉल्यूम है वो पूरा ट्रांसलेट करके डाला जा चुका है दी जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पर, पोर्टल पर। और जो दूसरा वॉल्यूम है उसकी भी एक किताब जो है वह डाल दी गई है। इसमें 73 किताबें हैं, 72 हुरें होती हैं, इसमें 73 किताबें हैं। और 73 किताबों में से लगभग 11 किताबें हमने ट्रांसलेट करके डाल दी और बाकी काम चल रहा है। लंबा काम है, क्योंकि 73 किताबों का समझ लीजिए कि लगभग कोई 15,000 20,000 पेज हैं उनका ट्रांसलेशन करना, और वो भी ऐसे व्यक्ति से कराना जिसको अरबी भी आती हो, फारसी भी आती हो, उर्दू भी आती हो, हिंदी भी आती हो। तो आप भी समझ रही होंगी कि ऐसे व्यक्ति जो है बड़े दुर्लभ हैं। उसमें जिहाद की परिभाषा साफ साफ लिखी हुई है कि जिहाद जो है वो दीन की ओर बुलाने और फिर उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो ये जो दावत है, दावत दीन, ये जिहाद का पहला पार्ट है। तो ये यही करते हैं, ये दावत दीन देते हैं और दीन दे के उसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो उससे जो है वो मुजाहिद बन जाते हैं। मुजाहिद बन के फिर वो अपना मुकाम मुकम्मल करते हैं जन्नत में। और ये भी चूँकि इस्लाम में ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि साहब की जो ज़िंदगी है वो तो आखिरत के बाद ही होती है, आफ्टर लाइफ। तो सब ये आफ्टर लाइफ के पीछे लगे हुए हैं और इस लाइफ में जो है वो अपनी ऐसी तैसी कराते रहते हैं, दूसरों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। तो ये तो है इसके बेसिक्स। अब ये आईसिस के लिए काम कब शुरू हुआ, ये तो फैक्चुअल है। तो आईसिस तो खुद भी जो है वो, आप ये समझिए कि इराक़ के ख़त्म होने के बाद इराक़ वॉर जो क्रिएट किया यूएस ने और वेस्ट ने, तो उस इराक़ वार वो भी एक झूठा नैरेटिव करके किया गया था, ये तो सब जानते हैं। तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो आईसिस हुआ, क्योंकि जब तक सद्दाम हुसैन था तो उसकी पूरी आयरन ग्रिप थी उस आपके इसके ऊपर, इराक़ के ऊपर। तो जब इन्होंने सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया तो 2005 और 6 के आसपास फिर वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट हुआ तो वहाँ पर फिर जो उस वैक्यूम में जो पनपना शुरू हुए, तो ये इसी प्रकार के जो इदारे थे उनमें से एक आईसिस था, वो पनपना शुरू हुआ। यूएस ने इस तरह के लोगों को ख़तर के साथ मिलके बहुत इनकरेज वैसे भी कर रखा था। वो जो है वो बहुत समय से सीरिया में आपके बशीर अल-असद को भी उसको निकालना चाहते थे। तो आप ये देखिए कि फिर उन्होंने वहाँ पर कलर रेवोल्यूशन कराया सीरिया में, तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ। दोनों इलाके आपस में मिले हुए हैं। ये पुराना जो शाम का इलाका हुआ करता जिसको बाइब्लिकल टाइम पे जिसको हम कह सकते हैं जूडिया था, बाद में लेवां बना, और ये वही इलाके हैं जिस वक्त यहाँ पर कोई वैदिक सिविलाइजेशन होती थी, हिटाइट्स और मितानीज की। हिटाइट्स एनाटोलिया में थे और ये शाम में यहाँ पर मितानी हुआ करते थे।
अब उसी को लेवां कहा गया बाद में। तो ये जो लेवां का शाम का इलाका है, यहीं पर ये आइसिस जो है ये इसने अपनी जड़ें इस वैक्यूम में जमाई। और जब इसने अपनी जी। जड़ें जमाई तो इसने जो अपना एक्सपेंशन शुरू किया, और ये जो इन्होंने जो अपने मुजाहिदीन पैदा किए, तो उन मुजाहिदीन के लिए उनको लड़कियां चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने एक तरफ यजीदियों पर हमला किया, वहाँ से सेक्स स्लेव बनाए। सेक्स स्लेवरी जो है वो इस्लाम में परमिटेड है, आप इस्लामिक थियोलॉजी जानती हैं तो ये जानती ही होंगी। और बाकी जो है उन्होंने दूसरी जगहों से भी इंपोर्ट करने शुरू किए। उसी में से एक मॉड्यूल यहाँ केरला में बनाया गया, जो कि इस फिल्म में भी सामने आता है कि एक आइसिस का मॉड्यूल वहाँ था, और उस आइसिस के मॉड्यूल के माध्यम से जिस प्रकार से जो उसकी जो मेथडोलॉजी थी वो इस फिल्म में दिखाई गई है। जी जी। अच्छा संजय जी, अक्सर ये सवाल सामने आता है और अक्सर लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि आखिर किस तरह से जो एजुकेटेड नॉन मुस्लिम गर्ल्स हैं, वो ना सिर्फ इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो जाती हैं कि वो ये बिलीव करने लग जाती हैं कि आईएसआई में जो सेक्स स्लेवरी है, वो करना एक बहुत अच्छा और बहुत पायज़ काम है। वो तो देखिए एक अज्ञानता से होता है। जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है कि साहब की विवेक युक्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब बुद्धि के भी दो प्रकार बताए गए हैं। तो एक तो बुद्धि जो है वो आसुरी बुद्धि होती है, बल्कि वैसे तो 3 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक आसुरिक बुद्धि होती है और एक हम कह सकते हैं कि एक सुबुद्धि होती है। तो सुबुद्धि दुर्बुद्धि 2 तरह की होती है। जिसमें विवेकहीन होती है वो दुर्बुद्धि होती है। इसके तो पूरे विवरण आए हुए हैं, इसका बड़ा रूपक भी है। इसका आपके दुर्गा सप्तशती का यदि आप कभी देखा हो तो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है, वो प्रथम अध्याय जिसमें कहते हैं कि साहब कि विष्णु जी के कान के मल से मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वो दैत्य जो है वो क्या है, वो गंदगी क्या है? गंदगी जो है वो विवेकहीन बुद्धि जो है वो गंदगी है। तो वो जो विवेकहीन बुद्धि होती है वो आसुरी बुद्धि है। उस आसुरी बुद्धि का फिर नाश करने के लिए हमें अपने मन पर जो संयम करना पड़ता है, वो उसमें निरूपण आया है कि उसमें हजारों साल तक युद्ध चलता रहा। तो ये हजारों साल का युद्ध है दुर्बुद्धि और सुबुद्धि का, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन चूंकि आजकल का जो तथाकथित जो सेक्युलर एजुकेशन है वो इस प्रकार का है कि वो इसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं देता, वो केवल और केवल भौतिक बुद्धि देता है। देखिए सनातन धर्म में 3 प्रकार की तीन प्रकार से किसी भी अर्थ को 3 प्रकार से देखा जाता है। एक भौतिक अर्थ होता है, और एक जिसको आदि भौतिक बोलते हैं, एक होता है आधिदैविक, और तीसरा होता है आध्यात्मिक। अब ये जो कुछ भी बताया जाता है, ये मैं मानता हूँ, नो ऑफेंस मेंट, लेकिन जो मेरा असेसमेंट है कि जो अब्राहमी धर्म है वो पूरी तरह से जो भी अर्थ बताते हैं वो एक भौतिक अर्थ यानी आदि भौतिक अर्थ बताते हैं। और जो सनातन धर्मी हैं, यदि उनको विवेक रूपी विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं दी गई है, और इस सेक्युलर एजुकेशन में वो भी उसी भौतिक इंटरप्रिटेशन के ही शिकार हैं, तो उनको ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है। जबकि जो सनातन धर्म के जो मूल तत्व हैं वो इतने गहरे हैं कि यदि उनकी समझ आपको हो तो आप इस तरह की बातें आपसे कोई करे तो आप फिर उसको हंसी में उड़ा देंगे। लेकिन हमारे माता पिता भी जो हैं विशेषकर, क्योंकि सनातन धर्म में तो ये है नहीं कि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है। एक ये भी है, वन लाइफ सिंड्रोम जो है, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी बीमारी भी है एक तरह से, और एक बड़ी स्ट्रेंथ भी हो जाती है कई बार। वन लाइफ सिंड्रोम है कि भाई जो कुछ भी हमें अचीव करना है वो हमें इसी लाइफ में करना है, तो उसमें एक अर्जेंसी भी आ जाती है, और एक बहुत आसान हो जाता है लोगों को डरा पाना। और जब मेनी लाइफ सिंड्रोम में ये होता है कि व्यक्ति जो है वो कैजुअल हो जाता है, अरे भाई ठीक है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे, ये इस तरह की एक धारणा आ जाती है। तो उनको
एक तरह से मैं कहूँ कि इसको आप नेग्लिजेंस कह लें, तो नेग्लिजेंस जो है वो आजकल के पेरेंट्स में बहुत हो गई है, क्योंकि वो थोड़ा-सा अपनी जड़ों से कटे। जबकि केरल में ये बहुत, जिसको हम कहें, जिसको हम रूटेडनेस बहुत अधिक थी। लेकिन वहाँ पर एक तो कम्युनिस्ट वहाँ पर जाकर हावी हो गए, जी, और कम्युनिस्टों का जो एक जिसको हम कहें कि एक विशेष प्रयोजन होता है कम्युनिस्टों का, कि उनको जो है वो फैमिली वैल्यूज़ ख़त्म करनी है, उनको जितनी भी रूटेडनेस है वो ख़त्म करनी है, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिविजुअल और स्टेट में डायरेक्ट रिश्ता हो, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट में डायरेक्ट रिश्ता होता है तो उनको इंडिविजुअल को मेंटली कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यदि बीच में फैमिली होती है, बीच में सोसाइटी होती है, तो फिर इंडिविजुअल के लिए अ, वो अलग से एंकर्स होते हैं, उनके सहारे वो अपना जीवन चला सकता है और एक अलग से एक फुलफिलमेंट पा सकता है। तो ये कम्युनिस्ट जो हैं, उनको लगातार साइडलाइन करने का प्रयास करते रहते हैं। इस कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण भी केरल जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड बन गया। जी। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं मिलके ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही ये आईसिस का प्रोपेगेंडा और लव जिहाद के माध्यम से लड़कियों का रिक्रूटमेंट करके और उनको आईसिस में भेजा जाना, ये संभव हो पाया। जी। अच्छा संजय जी, फ़िल्म के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी रही जिसमें फ़िल्म में के ट्रेलर में दिखाया गया था कि आईएसआई में 32,000 लड़कियों को भेजा गया भारत से। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फ़िल्म में दिखाया गया है, क्या वाक़ई में संख्या उतनी ही है? क्योंकि टीवी डिबेट्स की बात करें मीडिया में या चारों तरफ ये बड़ी इस पे चर्चा रही है कि नहीं, यहाँ तो सिर्फ़ 3 लड़कियों की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस पे क्या कहते हैं? तो वो तो मैंने जब जिस दिन पहली बार ये बात हुई थी, तो जब तक ये डिटेल्स नहीं भी आए थे तभी मैंने कह दिया था एक ये आरज़ू काज़मी के शो में कि ये 32,000 की संख्या तो गलत है। क्योंकि संख्या तो दी हुई है ना, वहाँ पे तो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो संख्याएँ जो हैं वो उपलब्ध हैं और वो 100 के आस-पास हैं, और उनमें कितनी लड़कियाँ हैं वो भी दिख रहा है। ये जो 32,000 की संख्या जो बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि ये पिछले 20-30 साल में कितने कन्वर्शन्स हुए हैं लड़कियों के, ये उस हिसाब जी। से बताई जा रही हैं, हुँ। और उसको इसके साथ में मिक्स कर दिया गया है। आईसिस में निश्चित रूप से कई 100 के आस-पास व्यक्ति गए हैं यहाँ से। कुछ लोग 117 बताते हैं, कुछ लोग 83 बताते हैं, संभवतः ये इसके कहीं बीच में होगा, तो 100 की एक हम बॉल पार्क फिगर ले सकते हैं। लेकिन 100 लोग भी एक स्टेट से जाना, ये तो बड़ी गंभीर बात है। जबकि हम बिल्कुल। जानते हैं कि केरल के बाहर कोई इक्के-दुक्के ही लोग गए हैं। एक किस्सा शायद महाराष्ट्र का है, और उसके अतिरिक्त तो मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई और भी किस्सा हो। तो एक स्टेट से और उसके विशेषकर एक क्षेत्र से इतने अधिक लोग जाना, ये बहुत गंभीर मामला है। जी। अच्छा संजय जी, जब हम इन घटनाओं की बात करते हैं तो एक सवाल ये एक और निकल के आता है कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं, 100 की भी बात कर लेते हैं, या ओवरऑल जो मास कन्वर्जन रहा लड़कियों का काफ़ी 1 दशक से ज़्यादा से केरला में रहा है और जो भारत में इनफैक्ट कोर्ट में भी केसेस चले हैं। तो इसको लेकर कितने ऐसे अपराधी हैं जिनको सरकार ने सज़ा दी है? कुछ लोगों का या कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि अभी भी कुछ इस तरह के लोग केरला में घूम रहे हैं फ्रीली। जी हाँ, वो आया है, जो जो फ़िल्म आप देखते हैं तो उसमें वो जो रमीज़ लड़का बना है, वो उसका असली नाम रहमान बताया जाता है। तो वो कहते हैं कि वो रहमान जो है उसने कन्वर्ट किया था, जो अमीषा नाम की लड़की है, निमिषा, जिसका फ़िल्म में नाम जो है वो शालिनी है। वो निमिषा नाम की लड़की के ऊपर ये पूरी कहानी है।
तो उसको कन्वर्ट करके उसको शादी की, फिर बाद में उसको डिवोर्स कर दिया। उसने उसको ट्रैप करने में तो उसी का हाथ था, कन्वर्ट करने में। लेकिन बाद में फिर वो कहते हैं कि उसको डिवोर्स किया, और फिर उसके बाद फैक्ट्स अनक्लियर है कि फिर वो किसी दूसरे से शादी करके आईसिस में उधर चली गई, और जेल से भी उसके वीडियो इत्यादि आए हैं। तो वो व्यक्ति तो बताते हैं कि वो ही इज़ क्वाइट वेल टू डू, कोई अपनी पिज़्ज़ा चेन रन कर रहा है। और जो दूसरा था अब्दुल, जिसने वो दूसरी लड़की, जो इसका नाम गीतांजलि है फिल्म में, उसको फंसाया था, वो कहीं दुबई में मज़े कर रहा है। लेकिन वो जो लड़की थी फिल्म में, जो आसिफा बनी है, उसका नाम यास्मीन है, वो उसने कोई 15 लड़कियों को ट्रैप किया बताया, कुल 15, और उसमें मुस्लिम लड़कियां भी हैं। कुल 15 लोगों को ट्रैप करके और उनको आईसिस में भेजा था। उसको एनआईए ने चार्जशीट किया और उसको 7 साल की सज़ा हुई है, और वो अभी सज़ा काट रही है। ये तथ्य हमारे पास हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से किया, उनको बिल्कुल किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और जैसे भी हो उनको लेकर और इसमें सज़ा दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक जो अल्ट्रा लिबरल जो एटीट्यूड था हमारे सुप्रीम कोर्ट इत्यादि का, जैसे वो हादिया केस था, वो पूरी तरह से यही जो आपका ये जो सलफ़ी सेंटर है, देखिए अभी मैंने प्रतीश विश्वनाथ जी से इंटरव्यू किया था, वो इस पूरे लव जिहाद के मामलों में वहाँ पर एक्टिविस्ट्स हैं, और उन्होंने कई सारे तथ्य बताए कि यहाँ पर 2 तो बहुत 100 साल से पुराने कोई सेंटर चलते हैं, जो कि यहाँ के बेसिक मालाबार मुस्लिम्स हैं वो चलाते हैं। लेकिन बाद में एक ये सलफ़ी सेंटर बना जो इल्लीगल है, और ये जो केसेस जो हैं वो सारे इस सलफ़ी सेंटर्स के हैं। जो सलफ़ी सेंटर बना, जो सत्य सारणी करके जिसका नाम है, और ये उसके केस है, वो पूरी तरह से इल्लीगल है। और पीएफआई का था वो, पीएफआई पे चूँकि बैन हो गया है, बहुत सारे लोग उसके अरेस्ट भी हो गए। तो हो सकता है कि इसी के बहाने और कुछ तथ्य और सामने आएँ, क्योंकि उन लोगों से जब इंटरोगेशन इत्यादि होगा, तो मुझे लगता है और भी तथ्य सामने आएँगे। जी। अच्छा संजय जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लव जिहाद जैसी जो खतरनाक घटनाएँ हो रही हैं, इन सबको देखते हुए कितना आवश्यक हो गया है परिवार वालों के लिए, माता-पिता के लिए कि अपने बच्चों के अंदर जो सनातन सभ्यता है या सिविलाइज़ेशनल वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर उनको डालना कितना अहम हो गया है ताकि इसके दुष्परिणामों को रोका जा सके? वो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि जो कम से कम 2 ऐसी जनरेशन्स हैं, मैं कहूँगा कि कम से कम जो, यदि मान लें जो मेरी जनरेशन है, उसको भी यह संस्कार जो है वो पूरी तरह से नहीं मिले। क्योंकि मैं देखता हूँ अपने आस-पास के लोगों में, जैसे यदि मेरी अपनी सर्विस में भी देखूँ, तो मेरे आस-पास हुँ। जो है वो बड़ी जो सब मॉडर्न बनने की जो बड़ी होड़ थी, वो लोगों में बहुत ज़्यादा थी, और उस मॉडर्न बनने के चक्कर में वो अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को नकारना, अपनी संस्कृति को नकारना, अपने धर्म का मज़ाक उड़ाना, ये सब उस मॉडर्निटी के एक प्रकार से सिम्पटम्स थे कि साहब कि हम मॉडर्न तब कहलाएँगे जब हम ऐसा करेंगे। ये पूरी तरह से एक वेस्टर्न मेंटल एनस्लेवमेंट था, और ये वेस्टर्न मेंटल एनस्लेवमेंट वेस्टर्न एजुकेशन को बिल्कुल उसी रूप में उसको निरंतर रखने के कारण हुआ। और नेहरू ने इसको कैप्चर करा दिया लेफ्टिस्ट को, लेफ्टिस्ट के हाथ में, इस्लामिस्ट के हाथ में दे दिया पूरा एजुकेशन। तो उसकी वजह से 2 जनरेशन तो पूरी इसमें जो है वो निकल गई। बल्कि जो मेरे बाद वाली जनरेशन है, यानी हमारे जो बच्चे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं अब, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया कि अब उनको उत्सुकता हो रही है। तो मैं कहूँगा करीब 1 1/2 जनरेशन जो है
वो इसमें बहुत बुरी तरह से उसने सफ़र किया है। 1.5 जनरेशन, एक जनरेशन जो है वो सोशियोलॉजिकली 30 वर्ष डिफाइन की जाती है कि एक जनरेशन जी 30, मतलब लगभग 45 वर्ष का ऐसा अंतराल है जिसमें इसी प्रकार के आइडियाज़ जो थे वो हावी रहे, और वही आइडियाज़ जो हैं वो फैमिलीज़ पर हावी रहे। तो इसलिए जो अब जो जनरेशन आएगी, अब उससे हमें जो जनरेशन जो है, जो हम ये कहेंगे कि जो 2005 के बाद जो पैदा हुई है, वो जनरेशन, उससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब इसको रिकवर करेगी। जो जनरेशन पैदा हुई है 1960 से लेके और लगभग 2005 तक, ये दिस इज द पीरियड ऑफ लॉस्ट जनरेशंस। तो ये बहुत बड़ा अंतराल होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 45 वर्ष में ही यदि ये रिवर्स होना आरंभ हुआ है तो इवन दैट विल बी अ गेन, क्योंकि मुझे अपने माता पिता और उनके समकक्ष लोगों में ये डीरेसिनेशन नहीं दिखता, लेकिन मेरे समकक्ष लोगों में ये डीरेसिनेशन पूरी तरह से परिलक्षित होता है। तो यदि मेरे माता पिता में नहीं था, ये मेरे माता पिता और उनके समकक्ष जो भी थे उनमें नहीं था, और अगली जनरेशन में आ गया, तो फिर यही कहेंगे कि भाई ये इसी एजुकेशन का परिणाम है। इसलिए माता पिता को भी बच्चों का एजुकेशन स्कूल्स में क्या हो रहा है उसके ऊपर बहुत ही निकट दृष्टि रखनी आवश्यक है। जी। जी। अच्छा संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे है, ये अंतिम प्रश्न है। सवाल ये मैं जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की बात करें या फिर केरला सरकार की, उन्होंने किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं ताकि लड़कियों को आईएसआई में जाने से रोका जा सके? कुछ अगर आप इसके बारे में बता पाएँ तो। देखिए, जो भी कदम उठाए गए हैं वो रेगुलेशन, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसी में उठाए गए हैं। जो एजुकेशनल मैकेनिज्म है उसमें अभी तक भी कुछ विशेष नहीं हुआ है, और इसकी तो हम लगातार आलोचना करते रहते हैं केंद्र सरकार की, कि अभी भी जो परिवर्तन ये ला रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में, हुँ। इट इज़ टू लिटिल। वो केवल सरफेस पे स्क्रैच कर रहे हैं कि जिस प्रकार के हमारे नायक नायिकाएं बनाए गए हैं वे वास्तव में नायक नायिका होने लायक थे भी या नहीं थे। जिन लोगों ने स्वयं अपने हरम में सेक्स स्लेव्स रखे हैं उनको यदि आप इस देश के नायक बताएंगे तो जो उनके अनुयायी हैं इस प्रकार के, जो जिहाद की धारणा में यकीन रखते हैं, अपने आप को एक तरह से उनका भी एक ये ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि तुम हमारा ये काम करो, हम तुम्हारा ये काम करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कुरान में सूरत मोहम्मद में ये आया है कि भाई अल्लाह उसका काम करता है जो अल्लाह का काम करता है। तो ये जो है ये एक, इसको लेकर पूरे मुल्ला मौलवी क्लास जो है वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिल्ड कराते हैं कि भाई तुम ये काम करोगे तो फिर तुम्हारा ये ऐसा होगा। ये इसको करेक्ट करने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। इसमें दो हैं, एक तो आप डिफेंस बिल्ड करें तो जो टारगेट हैं, जो टारगेट पे हैं, ये जो विक्टिम्स बने हैं या जो और फ्यूचर विक्टिम्स हैं, जो फ्यूचर टारगेट है, एक तो आप उनकी डिफेंसेस बिल्ड करें, और दूसरी तरफ जो टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर आप उन पर अटैक करें, उनकी फिलॉसफी पर अटैक करें, उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करें, उसको आप डीबंक करें। वो तो करते नहीं है, वो तो फिर इस्लामोफोबिया हो जाएगा तुरंत। वो करना उतना ही आवश्यक है, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है।
अब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है, और जिसको लेके आप देखते हैं कि ये जो मुल्ला मौलवी क्लास है, इसमें बड़ा चर्न भी है, ये बहुत परेशान भी रहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पीपल हैव टू बी एजुकेटेड प्रॉपर्ली, उनकी डिफेंसेस बिल्ड करनी है, और जो लोग जो इस तरह के कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। दोनों काम होंगे एक साथ, तब हमें इस समस्या से निजात मिलेगी। अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के लोग जो हैं, जो एक वक्त कहा करते थे कि भाई आईसिस इज नॉट इस्लाम, और जब आईसिस को एक्सपोज करते हुए एक फिल्म बनाई जा रही है तो कह रहे हैं दिस इज इस्लामोफोबिया। तो ये बिल्कुल, क्योंकि मैं तो इसमें बिल्कुल 100% श्योर हूँ, और लगातार आप जानती हैं मैं इसकी एनालिसिस भी करता रहता हूँ कि ये जो पूरा अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास है भारत का, इसने पाकिस्तान अपने दिमाग से कभी नहीं निकाला। सिर्फ एक ढोंग किया कि जिससे इसको पाकिस्तान ना जाना पड़े, और आज भी वो उसी पाकिस्तान में जी रहा है, वो उसी अपने अलग कोकून में जी रहा है, वह अभी भी उसी आइडियाज से गवर्न होता है कि साहब कि ये दौरे खिलाफत था हमारा हिंदुस्तान, और ये हमारे हाथ से चला गया, हमको इसे वापस लेना है, हमें इसे वापस फतह करना है। और ये जो पूरा जो कन्वर्शन का जो मामला है, वो भी यही देखा जाता है कि साहब कि हमने एक बड़ी फतह हासिल कर ली, एक को भी कन्वर्ट कर लिया तो वो फतह हो गई, वो अल्लाह के मुकाम पे नेकी हो गई। वो लिखा हुआ है कि भाई तो आपके ये सूरत तौबा की 120वीं आयत देख लीजिए, उसमें लिखा है कि ये काफिरों को जितना परेशान करोगे उतना अल्लाह तुम्हें नेकी बख्शेगा। तो इस तरह की जब चीज़ें हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप शरीयत के ख़िलाफ़ जो है वो आप कुछ बोल नहीं सकते, सेक्युलर मुल्क है। सेक्युलर मुल्क में वो प्रोटेक्टेड है एज रिलीजन। अब रिलीजन में ऐसी चीज़ें जब लिखी हुई हैं तो उसको, और वो प्रोटेक्टेड हैं, आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, बोलते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, नूपुर शर्मा जैसी के स्थिति आ जाती है। और दिस इज अ हरक्यूलियन टास्क, and all of us have to do it together, and we have to pull government into it. एब्सोल्युटली राइट। संजय जी, बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि जब हम मुल्ला मौलवी क्लास की बात करते हैं या जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं पे इस्लामोफोबिया की बात करते हैं या मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों पर उनको भी अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दो बातें नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर टेररिज्म पैटर्न की बात होती है, तो उस पर इन लोगों को एक क्लियर स्टैंड रखने की ज़रूरत है। और हम भारत देश में अगर इस तरह के आतंकवाद का नया पैटर्न हो रहा है, कई दशक से हो रहा है, तो उस पर बात होनी चाहिए, और अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत की बेटियों के भविष्य की बात है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद संजय जी, आप चर्चा में जुड़े और आपने काफ़ी धन्यवाद डिटेल्ड और आपको। अहम जानकारी साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।